नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का। कानपुर में डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि बाबा बिरयानी की सभी दुकानों के एफडीए ने फूड सैंपल लिए, जिसके बाद सभी दुकानों के सैंपल की जांच की गई और सभी सैंपल फेल बताए गए हैं। वहीं जांच के बाद सभी दुकानों को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। कानपुर में बाबा बिरयानी पर एफडीए का हंटर चल गया है, जहां पर एफडीए ने सभी दुकानों के फूड सैंपल लिए, जहां पर सभी सैंपलों को फेल पाया गया और उसके बाद सैंपल मिलने के बाद जब ये सैंपल फेल पाए गए तो बाबा बिरयानी की दुकान को तुरंत ही सील कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाबा बिरयानी की दुकान पर हंटर चल चुका है एफडीए का। जब बिरयानी का सैंपल लिया गया, फूड का सैंपल लिया गया तो सभी सैंपल फेल पाए गए, जिसके बाद तुरंत के तुरंत ही सैंपल लेने के बाद एफडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा बिरयानी की दुकान को सील कर दिया। तो बाबा बिरयानी की दुकान सील कर दी गई है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में 3 जून को जो कानपुर में हिंसा हुई थी, उसका जो मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी था, उसका कनेक्शन जो मुख्तार बाबा है, जो बाबा बिरयानी के मालिक हैं, उसके सामने आए थे। और उसके बाद ये भी चीजें सामने आई थी कि उसको हयात जफर हाशमी को ये मुख्तार बाबा फंडिंग भी करता था। इसके अलावा जिस दिन ये हिंसा हुई है कानपुर में, इसको एक दिन पहले वहां पर मीटिंग भी हुई थी। तो इसी के जो लगातार जो पुलिस की कार्रवाई थी वो चल रही थी। इस दौरान वहां पर जो बाबा बिरयानी के जो दुकान थी वो सील की गई है। आज जो एसडीएम है वो मौके पर पहुंचे थे और उनके साथ भारी पुलिस फोर्स भी था। जितनी भी उनके बाबा बिरयानी की फ्रेंचाइजी थी, उनका सबका फूड कलेक्शन किया गया था और जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें कि कई अनियमितताएं पाई गई हैं। और इसके बाद वहां जो भी इनके दुकानें हैं उनका सील करने की कार्रवाई की गई है। और लगातार इस पूरे मामले पर जो पुलिस की कार्रवाई है वो अभी वो जारी है। जी, इसी बीच में ये भी खबर थी कि क्योंकि इन्होंने कानपुर के जो मास्टरमाइंड थे हयात जफर को भी इन्होंने फंडिंग की थी, तो कई तरह के इनको हिरासत में लेने के बाद बड़े खुलासे हुए थे। और भी क्या क्या खुलासे हुए हैं? जी, अगर हम मुख्तार बाबा की बात करते हैं तो बाबा बिरयानी जहां पर ये इनकी जो मेन दुकान है वो जहां पर स्थित है, वहां पर बताया जा रहा है कि वो शत्रु संपत्ति है। इसके अलावा उसके पीछे के साइड में वहां पर मंदिर बना हुआ है, जिसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो उस मामले पर भी जांच कर रही थी। और उसी के बाद ये कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी जांच कर रही थी। तो कई आरोपों से लगातार जो मुश्किलें हैं वो मुख्तार बाबा की बढ़ रही है। और पुलिस प्रशासन जो उनकी कार्रवाई है और जो जांच है वो हर एंगल पर चल रही है। और जो फोन की डिटेल है, कॉल डिटेल है, या जो भी चीजें अन्य चीजें हैं कि किससे किससे बात हुई है उस रात जिस दिन यहाँ पर हिंसा हुई कानपुर में, तो ऐसे में लगातार जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। और फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब तक अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो 60 से 65 लोग की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि कई बिल्डर भी शामिल हैं और कई सफेद पोश जो वहां पर संभ्रांत लोग थे उनका भी नाम आया है। फिलहाल अभी जांच जारी है। और जो आज की कार्रवाई है वो ये है कि मुख्तार बाबा की जितनी भी बाबा बिरयानी की फ्रेंचाइजी थी उनका जो फूड विभाग वहां पर पहुंचा था, वहां पर एसडीएम भी मौजूद थे, भारी पुलिस बल तैनात था। इसी दौरान वहां पर फूड कलेक्शन करने के बाद उनके जो दुकानें हैं वो सील की गई हैं। मोहम्मद, क्या इन पर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से फंडिंग की बात सामने आई है, वहीं पर अभी इनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ इन पर ये भी कई आरोप है कि ये धमकी देकर इन्होंने जबरन जमीनों को जब्त किया है। तो क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है आज से 17-18 साल पहले बाबा बिरयानी का महज एक छोटा सा आदमी था और कुछ ही साल में आज एक अकूत संपत्ति हासिल कर ली गई है। और ये संपत्ति कहां से आई है, कि किन किन लोगों से इनका जुड़ाव रहा है, या फिर कौन कौन से ऐसी संपत्ति है जिन पर इन्होंने कब्जा किया है वैध तरीके से, उस बिना पर भी जानकारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन और केडीए की जो टीम है वो भी इस पर लगी हुई है। यानी कि पूरी तरह से इन पर कार्रवाई अब सरकार इन पर शिकंजा कसने वाली है और योगी का बुलडोजर जल्द ही इन पर भी चल सकता है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है।
सैंपल लिए जा चुके हैं, दुकान से शुरुआत हो गई है, तो और भी संपत्तियां हैं जो वो जल्द ही जब्त करी जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कानपुर से आ रही है, जहां पर एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान पर पुलिस ने 3 तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर फरहान सोलंकी की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 3 साल से फरहान और उनकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। पत्नी का यह आरोप है कि बीते 3 साल से वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन विधायक इरफान का भाई होने के चलते उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन कल सीपी के आदेश पर पति फरहान, देवर इमरान और देवरानी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो कानपुर से यह खबर आ रही है, जहां पर सपा विधायक के भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इरफान सोलंकी के भाई है फरहान, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है दहेज उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं में। ये मामला पुराना है, मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह है, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। और ये मामला पुराना है, मैंने बहुत प्रयास करा। 2019 में उन्होंने निकाला था हमें घर से 3 बच्चों के साथ। कोई दहेज की डिमांड या कुछ प्रदान किया आपने? 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड की थी। एफआईआर अभी तक नहीं, अब 2019 में निकाला, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मामला? क्योंकि जब निकाला था तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो अब मैं जब सही हुई हूँ तो मैंने सीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई, तो उससे मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है एफआईआर में। क्या उम्मीद लग रही है आपको? सीएम साहब ने अपने गुहार लगाई, क्या आपको इंसाफ मिलेगा? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ। तो ये सपा विधायक के भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ है, दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद असलम। मोहम्मद, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, ये ताजा मामला जो है वो कानपुर का है और सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी और कानपुर के चर्चित विधायक और एक तरीके से कह सकते हैं कि विवादित विधायकों में से हैं। और अब जो आरोप लगा है उनके भाई के ऊपर आरोप लगा है और ये पूरा मामला जो है 3 साल पहले का है। बताया जा रहा है कि जो इरफान के भाई फरहान हैं, उसकी जो पत्नी है उसने ये साफ तौर पर आरोप लगाया है, जो कि 2019 में उसका आरोप है कि उसके पति फरहान ने उसको घर से निकाल दिया था। उसके बाद कई तरह की मांगे की थी, मारपीट भी की थी और 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि पत्नी का ये भी आरोप है कि पिछले 3 सालों से वो लगातार दौड़ रही है और कार्रवाई नहीं की हो रही। इसी क्रम में जब इसने कल जो है कमिश्नर के पास ही पहुंची थी, जिसके बाद कमिश्नर के आदेश के बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है और गंभीर धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दहेज उत्पीड़न से लेकर मारपीट और 3 तलाक जैसे जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। फरहान के अलावा जो उसकी बड़ा भाई है, उसकी जो वाइफ है, उसके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले में भी पुलिस जांच भी कर रही है और दोनों ही पक्षों को जो थाने में बुलाया गया था, फिलहाल इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। जी, 3 साल का वक्त काफी बड़ा होता है, क्योंकि 3 साल से अगर इंसाफ के जो पीड़िता है दर दर भटक रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि इरफान सोलंकी 3 बार का विधायक यहाँ कानपुर में रह चुके हैं। तो एक जो पीड़ित महिला है उसका कहना है कि दबाव में थी पुलिस, जो चकेरी पुलिस है वो दबाव में थी, जिसको लेकर वहाँ उसका जो है मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा था। वहीं जो इरफान सोलंकी विधायक है उसका ये कहना है कि 3 सालों से दोनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि दोनों ही को समझा कर घर पे लाया जाएगा और जो भी चीजें होंगी उसको हल कराया जाएगा, लेकिन दोनों ही नहीं माने। और कल इस पूरे मामले में जो कमिश्नर के आदेश के बाद चकेरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और 3 लोग हैं जो नामजद हुई एफआईआर दर्ज की गई है और फिलहाल इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका असलम।
तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो यूपी से आ रही है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का आज शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने इन शाखाओं का शिलान्यास किया। उद्घाटन के बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 27 ही शाखाएं थी, जिसको बढ़ाकर आज 40 कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि इस साल इन शाखाओं की संख्या को 50 पहुंचाया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंकिंग के द्वारा मदद कर सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हालांकि उत्तर प्रदेश में हमारी जिला सहकारी बैंक है, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के आधार पर काम करता है और जो सुविधाएं नेशनलाइज्ड बैंकों में हैं वो सभी सुविधाएं आरटीजीएस, नेफ्ट से लगाकर हर प्रकार की सुविधाएं हमारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में हवाला से जुड़े अवैध कारोबार की जांच में जुटी पुलिस ने रवि नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रवि नटवरलाल चीनी नागरिकों को बॉर्डर पार करने में मदद करता था और फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराता था। तो ग्रेटर नोएडा से एक खबर आ रही है जहां पर हवाला केस में रवि नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कराता था नटवरलाल। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बोकारो में एक युवा अपने इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और उसका पूरा परिवार झारखंड के मुख्यमंत्री, अपने क्षेत्र के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के पोपलो गांव में ससुराल में रहकर इलाज करा रहे अजय ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मदद नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। अजय की माने तो उसके दोनों किडनी फेल हो चुकी है। उसके इलाज और दवा के आने वाले खर्चे को देखकर सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। तो बोकारो से एक खबर आ रही है जहां पर युवक ने सरकार से गुहार लगाई है। सरकार से इच्छा मृत्यु चाहिए और मेरा दोनों किडनी फेल है और हम डायलिसिस में हैं और मेरे परिवार जो भी पैसा कौड़ी है बहुत सारा खर्चा हो चुका है। गाड़ी या जेवर उवर सब सारा चीज़ मेरा मतलब सब इस बात का मेरा इलाज करवा रहा है। यही हम सरकार से चाहते हैं कि मुझे इच्छा मेरा साथ देने खोज रहा है किडनी, तो हेल्प हो जाएगा तो बढ़िया है। डॉक्टर बाहर इलाज कराने के लिए बोला? हाँ। तो क्या आप इलाज कराने के लिए? इलाज कराने के पैसा नहीं है, पैसा कहाँ पाएंगे? जितना था सब खर्चा हो गया, सब जगह जमीन सब बेच दिए, गाड़ी भी बेच दिए, इलाज करवाए हैं। तो इलाज कराने नहीं सक रहे? नहीं सक रहे हैं। तो सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि इसको कुछ हेल्प कर दीजिए, अथी कर दीजिए। रुख करेंगे बिहार का, जहां पर बिहार के भागलपुर में मध्य विद्यालयों के छात्रों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। यहां बच्चों को ब्लैक बोर्ड की जगह लोहे के दरवाजे पर लिखकर पढ़ाया जाता है, जिसके बाद दरअसल भागलपुर के कहला गांव में अनुमंडल के मध्य विद्यालय साहूपारा में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। यहां पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के बजाय लोहे के दरवाजे पर पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 4 के बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। सभी बच्चों को दरवाजे पर लिखकर समझाया जाता है। तो बिहार से एक खबर आ रही है जहां पर जो है बच्चों को ब्लैक बोर्ड के बजाय दरवाजों पर लिखकर पढ़ाया जा रहा है। वहीं पर सभी बरामदे पर जो है बैठते हैं, वहां पर बच्चों को जो है दरवाजे में पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग बच्चा कमरा चाहिए, कमरे की कमी है यहाँ, तो इसीलिए बरामदा में बैठा रहे हैं और वहाँ पर बोर्ड नहीं है। आएगा पैसा तो हम लोग वो क्या होता है वो लकड़ी स्टैंड वाला बोर्ड खरीद लेंगे। अभी कैसे पढ़ाते हैं?
अभी तो वो पढ़ा रही है मैडम, क्लास रहता कभी दो, अभी बच्चा अधिक है तो अलग बैठाते हैं, कम रहता तो एक में भी बैठा के पढ़ाते हैं ज्वाइंट क्लास। ब्लैक बोर्ड की जगह दरवाजे पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तो वहाँ पर साधन नहीं है ना, वहाँ पर कैसे लिखेगा। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। तो वहीं इस बीच बिहार के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने साफ कह दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। आपको बता दें कि आज विधानसभा में तमाम विपक्षी दल अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे थे और हंगामा भी किया गया इसको लेकर, और सदन को नहीं चलने दिया गया। भारत को स्वर शक्तिमान बनाने के दृष्टि से जो अग्निवीरों का जो काम जारी किया है, इसके पूरा देश और पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जो भारत के मुख्य धारा को विमुख कर और ऐसे प्रोपगंडा क्रिएट कर एजेंडा से विहीन भारत को ले जाना चाहते हैं। भारत तो वहीं सेना बहाली में अग्निपथ योजना का कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कन्हैया कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार को विरोध का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि कन्हैया का भाषण खत्म होने के बाद ही सभा में हंगामा हो गया और कुछ स्थानीय युवाओं ने कन्हैया कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद देखते ही देखते धक्का मुक्की तेज हो गई और जमकर मारपीट शुरू हो गई। रुक करेंगे रांची का, जहां पर आज केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज पूरे प्रदेश के 81 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की अगुवाई में प्रदेश कार्यालय में डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला गया। वहीं पैदल मार्च कर अग्निपथ योजना का विरोध भी किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों के साथ खेल कर रही है और एक दिन यही नौजवान केंद्र की सरकार के साथ खेलेंगे। कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन अगर नहीं सुधरोगे तो सत्ता गंवाना पड़ेगा। मोदी जी की आदतन जो तरीका रहा है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो किसानों का बिल हो, जब उनको लगता है कि खटिया खड़ी हो जाएगी तब वो वापस लेते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना हो रही है जिसमें आर्मी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। कहना चाहता हूं, बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ आक्रोश है लोगों में। तो हम लोग तब तक इसको आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाए। तानाशाह की तरह काम नहीं करने देंगे और अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जो 4 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको गार्ड की नौकरी दिलाना चाहते हैं, ऐसे मंसूबे को हम कामयाब नहीं। खबर जमशेदपुर से, जहां पर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जमशेदपुर कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों के साथ खेल कर रही है और हमारी सैन्य क्षमता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उस जहांबाज सेना में जुड़े सैनिक को यदि हम 4 साल के अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा में यदि हम लाने का काम करते हैं तो इस देश की जो हमारी शक्ति है वो सैन्य क्षमता कम होगी। एक तरफ बीसीसीएल, सीसीसीएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, हमारा एयर इंडिया, एयरलाइंस, रेल, भेल, सारी चीजों को जो है निजीकरण के हवाले करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ रामगढ़ सुभाष चौक के समीप कांग्रेस का सत्याग्रह कार्यक्रम भी शुरू रहा।
बता दें कि कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हुआ। केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ कांग्रेसियों में काफी ज्यादा उबाल देखने को मिला। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्ती लिए हुए सत्याग्रह रुकेगा नहीं, सत्य झुकेगा नहीं, इस बात पे लेकर तख्ती लिए हुए खड़े हुए थे। अग्निपथ योजना वापस लो के नारे भी लगाए गए। आर्मी की बहाली करने के लिए लोगों को कहा कि आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी, 4 साल की नौकरी मिलेगी, 2 साल ट्रेनिंग में लगेगा, 2 साल की नौकरी होगी। अभी बच्चों के पिताजी काम करते रहे, बच्चा रिटायरमेंट ले लेगा और जब रिटायरमेंट मिलेगा तो उस रिटायरमेंट में अभी तक शादी भी नहीं हुई होगी। अब शादी जब होगा तो पूछेंगे उसके ससुराल वाले बच्चा क्या करता है, बोलेगा आर्मी का रिटायरमेंट है। अब जो आर्मी का रिटायरमेंट हो जाएगा उसकी शादी होगी, वो कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा। ये बार बार नौजवान सब खिलवाड़ करते। इन्होंने का आदेश पर कि अग्निवीर का जो आर्मी का जो बहाली नहीं कर रहा है पिछले 4 साल से कांग्रेस विरोध कर रहा है। हम लोग जो पहले जो आर्मी की नौकरी लागू किया जाए इसी लगातार बैठे हुए हैं। देश का युवाओं के चलते कांग्रेस में। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं बिजली समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे रहे। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के बिजली घर का मामला ये है, जहां पर जो है ग्रेटर नोएडा में भाकियू कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा हुआ। खबर रायबरेली से, जहां पर रायबरेली के लालगंज कोतवाली पुलिस महिलाओं से संबंधित मामलों में लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण अब फरियादी एसपी की चौखट पर आ गुजरे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिजनों का यह आरोप है कि 3 जून को उनकी 6 वर्षीय मासूम के साथ उनके ही रिश्तेदारों के 2 लड़कों ने दुष्कर्म किया, लेकिन अभी तक लालगंज कोतवाली पुलिस ने इतने गंभीर मामले में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया और बकायदा लगातार सुलह समझौते का दबाव भी बना रही है। वहीं आज पीड़िता को लेकर परिजन एसपी की चौखट पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। सर रेप का है, मेरी बेटी का रेप हुआ, 2 लोगों ने किया है, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, एक 13 साल का, एक 16 साल का है। तो थाने गई थी क्या आप? जी गए थे। क्या हुआ, थाने पर सुनवाई नहीं हुई? सर उन्होंने, जब मैं गई एप्लीकेशन लेकर तो उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन बाद में मुझे समझाने लगे, मतलब टहलाने लगे कि हाँ ठीक है देखेंगे सुनेंगे, लेकिन सर मेरा कहना था कि मुकदमा लिखा गया कि नहीं थाने में? जी नहीं लिखा गया। मैंने कहा अभी उन्होंने पुलिस वाले सर ने कि नाबालिग है, इनका कुछ होगा नहीं, और बाकी और आपकी ये बुआ लगती है मेरी, वो जिनके लड़के ने किया है, दूर के रिश्ते की बुआ, तो उन्होंने कहा कि हम इलाज कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, मेरी बेटी का इलाज हो जाए, वही बहुत है, बहुत तकलीफ में है वो। अभी कहाँ आए? अभी एसपी ऑफिस आए हैं हम लोग। मिले उनसे? मिले, सर ने कहा कि आप जाओ, कार्रवाई होगी। तो आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ सर। और दूसरी चीज़ ये, जब पुलिस वाले सर घर, सीओ साहब घर आए तो उन्होंने वीडियो बनाया मेरी वाइफ का कि मुकदमा नहीं करेंगे, मेरी वाइफ ने यही कहा। अब अकेले थी, उसका बताइए क्या जबरन दबाव बनाया जा रहा है आपको? हाँ वैसा ही कुछ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।